जेफरी एप्स्टीन वो बिलियनियर जिनका बहुत ही फेमस एप्स्टीन आइलैंड पे ना जाने कितने सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे हुए थे। Nice guy. Got a lot of problems coming up, in my opinion, with the famous island with Jeffrey Epstein. और जब उनको अरेस्ट किया गया तो सारे एलिगेशन प्रूव होने से पहले वो अपने जेल में मरे हुए पाए गए। लेकिन जब अनसील्ड डॉक्यूमेंट्स देखा गया तो उसमें किसका नाम आया? स्टीफन हॉकिंग का। हाँ, स्टीफन हॉकिंग, वर्ल्ड रिनाउंड फिजिसिस्ट जिन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी थी, जो कि बहुत ही फेमस है पॉपुलर कल्चर में साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए, और ना जाने कॉस्मोलॉजी की फील्ड में उन्होंने कितने रिसर्च किए। लेकिन स्टीफन हॉकिंग का नाम एप्स्टीन आइलैंड में क्या आ रहा है? इस पूरे एलिगेशन में स्टीफन हॉकिंग का क्या लेना देना है? और उनके ऊपर जो सेक्स एलिगेशन लगे हुए एप्स्टीन आइलैंड के, क्या वो सच है? आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या है रियलिटी ऑफ स्टीफन हॉकिंग एट एप्स्टीन आइलैंड। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जेफरी एप्स्टीन कौन थे और इनका नाम इतना वायरल क्यों है, और ये एप्स्टीन आइलैंड की एक्चुअली में स्टोरी क्या है। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। शुरुआत में वो मैथ टीचर थे। हाँ, ये बिलियनियर सही में मैथ टीचर थे। पहले वो प्रेस्टिजियस डाल्टन स्कूल में मैनहट्टन में थे, लेकिन फाइनेंस में इंटरेस्ट होने की वजह से वो वॉल स्ट्रीट में शिफ्ट हो गए। 1980s में एप्स्टीन ने अपना इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट किया, जे एप्स्टीन एंड कंपनी नाम से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था। यानी कि उनके जो भी क्लाइंट्स रहेंगे बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट्स रहेंगे सब। इस स्ट्रेटेजी की वजह से वो काफी एक्सक्लूसिव सर्कल में पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े रिच लोगों के साथ उनका उठना बैठना हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक एप्स्टीन का नेटवर्क पॉलिटिक्स, हॉलीवुड, ग्लोबल नेटवर्क हर जगह फैल चुका था। अब जेफरी एप्स्टीन एक चीज के लिए बहुत फेमस था, वो था लोगों के ऊपर डर्ट कलेक्ट करना और फिर उनको ब्लैकमेल करना। डर्ट कलेक्ट करना क्या हुआ? मान लीजिए कि मुझे किसी से कुछ काम है, अब मैंने उसके बारे में कुछ ऐसी प्राइवेट बात पता कर ली जिसके बेसिस में मैं ब्लैकमेल कर सकता हूं कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो ये बात मैं लीक कर दूंगा या तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर दूंगा। इस चीज के लिए जेफरी एप्स्टीन के ऊपर काफी लोगों ने चार्जेस लगाए थे। और एक और चीज, अब कहने को तो लगेगा कि इतनी बड़ी फाइनेंस फर्म चला रहे हैं तो उनका जो पैसा वो जस्टिफाइड है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन का जो मैक्सिमम वेल्थ था उसका सोर्स अनआइडेंटिफाइड था। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्वेश्चन करते थे कि इनका सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाए तो इतना पैसा भी नहीं आना चाहिए जिस लेविश लेवल की लाइफस्टाइल है। उनके पास प्राइवेट जेट्स थे, मैनहट्टन में $77 मिलियन का मेंशन था, पाम बीच में स्टेट थे, न्यू मैक्सिको में रैंच था, और ऑफ कोर्स कैरेबियन में प्राइवेट आइलैंड जिसके लिए वो फेमस है ही। और ये सारे अनवेरिफाइड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी होने के बाद एक और डार्क चीज कि इन प्रॉपर्टीज में एक्चुअली चल क्या रहा है। ऐसा बोला जाता है कि वो सिस्टमैटिकली यंग गर्ल्स को एक्सप्लॉइट करते थे, अपने वेल्थ और मैनिपुलेशन का यूज करते हुए यंग गर्ल्स को अपने आइलैंड पे ले जाते थे और उसके बाद उनकी सेक्स ट्रैफिकिंग करते थे। इसी रीजन से 2008 में उनका पहला लीगल ट्रबल शुरू हुआ, जब वो फ्लोरिडा में सॉलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन फ्रॉम अ माइनर के चार्जेस में प्लीड गिल्टी किए गए। लेकिन इतना कुछ प्रूव होने के बावजूद उन्होंने केवल 13 महीने जेल में स्पेंड किए, वो भी वर्क रिलीज प्रोग्राम के साथ। इस लीनियंट सेंटेंस के लिए पब्लिक में काफी आवाज उठाई गई कि भाई जस्ट बिकॉज वो आदमी अमीर है तुम उसके साथ इतना लीनियंट क्यों हो रहे हो, जस्टिस शुड बी सेम फॉर एवरीवन। लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज भी ठंडी हो गई, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन की एक बात थी, उनको लोगों को मैनिपुलेट करना काफी आता था। वो अपनी इमेज को व्हाइट वॉश कैसे करे इस चीज के काफी एक्सपर्ट थे। फिर 2019 में फेडरल अथॉरिटीज ने उन्हें फिर से अरेस्ट किया। इस बार चार्जेस थे सेक्स ट्रैफिकिंग कॉन्स्पिरेसी और सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। बट जुलाई 2019 में ट्रायल से पहले एप्स्टीन जेल सेल में डेड मिल गए। ऑफिशियल रूलिंग तो सुसाइड थी, लेकिन इसके अराउंड भी काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि भाई इतने बड़े बड़े नाम शायद बाहर आ सकते थे, उससे पहले एप्स्टीन डेड क्यों पाए गए? मे बी इसके पीछे किसी और बिलियनियर या फिर बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन के रह गई है और इसके लिए हमारे पास डिटेल में कोई सोर्सेज नहीं है, तो इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मेन बात यह थी कि जेफरी एप्स्टीन का नाम बहुत सारे बुरे बुरे एलिगेशन से जुड़ा हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इतना बदनाम बिलियनियर एक इतने वर्ल्ड रिनाउंड फिजिसिस्ट के साथ कैसे जुड़ गया उनका नाम, और स्टीफन हॉकिंग वहां पर आइलैंड पे कर क्या रहे थे? इस बारे में बात करने से पहले स्टीफन हॉकिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 में हुआ था ऑक्सफोर्ड में। उनके पेरेंट्स बोथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। फ्रैंक हॉकिंग मेडिकल रिसर्चर थे जो कि उनके फादर थे, और इजोबेल हॉकिंग एक फिलोसोफर थी। तो बहुत स्टार्टिंग से बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से आए थे। बचपन से ही स्टीफन हॉकिंग मैथ और साइंस में बहुत ही ब्रिलियंट थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की और इनिशियली वो एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी में जाने के बाद उनका असली जीनियस शाइन हुआ। 1963 में जब वो सिर्फ 21 साल के थे, उन्हें एक डेवास्टेटिंग न्यूज मिली। उन्हें एएलएस डायग्नोस हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ 2 साल जिएंगे, बट हॉकिंग ने इस डिसीज के साथ 55 साल तक फाइट की और फिर लास्ट में उनकी डेथ हुई 2018 में।
अब ईबीएससी और रिसर्च स्टार्टर के मुताबिक हॉकिंग के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन रिवोल्यूशनरी थे। उनके ब्लैक होल के ऊपर काफी फेमस वर्क है, आपने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में सुना होगा। साथ ही साथ कॉस्मोलॉजी में उनके काफी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क थे। हॉकिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम था कि वो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनाइट करना चाहते थे। ये एक ऐसा चीज है जो काफी फिजिसिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हॉकिंग एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंस कम्युनिकेटर भी थे। 1988 में उन्होंने बहुत ही फेमस बुक अपनी लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई। मैंने खुद ने ये बुक पढ़ी हुई है और ये काफी इफेक्टिव बुक है चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए। दिस वाज अ वेल रिटन बुक बाय स्टीफन हॉकिंग। अब उनकी फिजिकल लिमिटेशन काफी सारी थी, लेकिन इसके बावजूद वो सिंथेसाइजर का यूज करते हुए व्हील चेयर पे बैठते हुए फिजिक्स प्रैक्टिस करते थे और फिजिक्स में काफी टाइम तक रिसर्च करते थे। साथ ही साथ स्टीफन हॉकिंग एक और चीज के लिए फेमस है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था। वो कई सारे टीवी शो में आए जैसे कि बिग बैंग थ्योरी। You made an arithmetic mistake on page 2. It was quite a boner. लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना वर्ल्ड रिनाउंड फिजिसिस्ट जिन्होंने इतने ग्राउंड ब्रेकिंग काम किए हैं, उनका नाम जेफरी एप्स्टीन जैसे एक क्रिमिनल के साथ कैसे आ गया? और इसके पीछे आंसर है एप्स्टीन की बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजी। अब जेफरी एप्स्टीन इतने सारे डार्क क्राइम तो करते थे, लेकिन साथ ही साथ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में लार्ज इन्वेस्टमेंट करते थे। एमआईटी में उनके काफी सारे इन्वेस्टमेंट गए हुए हैं। अलग अलग रेप्यूटेड कॉलेज में भर भर के साइंटिफिक फंडिंग करते थे। इससे क्या होता था, वो साइंस को डोनेशन दे रहे हैं और उनकी रेपुटेशन इनहेंस होती है। लेकिन इसके साथ साथ वो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करते थे जिसमें सारी फंडिंग उनके साइड से होती थी। इससे क्या होता था, वर्ल्ड के जो टॉप जीनियस लोग हैं जिनकी मार्केट में रेपुटेशन काफी अच्छी है, उनके साथ वो घूमते थे इस होप में कि उनके साथ घूमने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी होगी और उनकी पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये उनके लिए पीआर था, अपनी इमेज अच्छी करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और उनका पर्पस होता था, पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल कलेक्ट करना, यानी कि ऐसे मटेरियल जो फ्यूचर में उनके डिफेंस के काम आ जाए। और स्टीफन हॉकिंग के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बारे में अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देखो, साइंस की फील्ड में फंडिंग की बहुत नीड होती है और कोई आदमी अगर साइंस के लिए फंड दे रहा है तो उनके लिए तो वो अच्छा ही आदमी हो गया। अब वो पैसा कहां से आ रहा है, उसका क्या इंटेंशन, इसके बारे में साइंटिस्ट इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अब समझते हैं कि लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड एक्चुअली में था क्या और ये इतना सेंट्रल रोल क्यों प्ले करता है इस पूरे एलिगेशन में। सीबीएस न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक लिटिल सेंट जेम्स एक 72 एकर्स का प्राइवेट आइलैंड था जो यूएस वर्जिन आइलैंड में सेंट थॉमस से सिर्फ 2 माइल्स की दूरी पे था। जेफरी एप्स्टीन ने 1998 में ये आइलैंड अप्रोक्सीमेटली $7.95 मिलियन में परचेज किया था और फिर इस आइलैंड में बहुत ही मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। मल्टीपल विलास बनाए, बहुत सारे स्विमिंग पूल्स बनाए, टेनिस कोर्ट था, हेलीपैड था, प्राइवेट जेट्स के उतरने की जगह थी। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन इन आइलैंड को यूज करते थे अपने इलीगल एक्टिविटीज को करने के लिए। अटॉर्नी जॉर्ज का कहना है कि एप्स्टीन अपनी इमेंस वेल्थ और पावर का यूज करते थे यहाँ पर अपने क्राइम्स को हाइड करने के लिए। आइलैंड के आइसोलेशन का पूरा फायदा उठाया। वो यहाँ पर अंडर एज गर्ल्स को लाते थे और एक्सप्लॉइट करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि 2019 में फेडरल प्रोसिक्यूटर ने एप्स्टीन को फॉर्मली चार्ज किया था सेक्स ट्रैफिकिंग कॉन्स्पिरेसी और मल्टीपल काउंट्स ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग विद अंडर एज गर्ल्स के लिए। अथॉरिटीज ने मेंशन किया कि वो अपने उस आइलैंड पे बहुत सारी अंडर एज गर्ल्स को एक्सप्लॉइट करते थे। इनफैक्ट एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात ये आई थी कि एक 15 साल की लड़की जिसको वहां पर जबरदस्ती रखा जा रहा था, वहां से एस्केप करने के लिए वो आइलैंड से स्विम करके जा रही थी, जिसमें वो फेल हो गई। लेकिन ये दिखा रहा है कि कितनी डेस्परेट अप्रोच था। वो ऐसी हालत हो गई थी कि किसी भी लड़की को अगर तुमने वहां पर विक्टिम बना दिया तो वो बाहर सड़क पर जाके किसी पुलिस स्टेशन में जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये आइलैंड एकदम आइसोलेटेड है, ये एकदम मेनलैंड से अलग है। तो ये परफेक्ट स्पॉट बन गया था जहां पर जेफरी एप्स्टीन अपने सारे क्राइम कर सकते थे और किसी को आइडिया भी नहीं लगेगा। कई रिपोर्ट्स तो ये बताते हैं कि वो यूएस ऑफिशियल्स तक अपने आइलैंड में नहीं आने देते थे। वो ये कहते थे कि ये प्राइवेट आइलैंड है, तुम यहां पर नहीं आ सकते। बेसिकली पावर और करप्शन का परफेक्ट एग्जांपल थे जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन टिपिकली सेंट थॉमस एयरपोर्ट पे प्राइवेट जेट से लैंड करते थे और फिर हाइपोरियन एयर हेलीकॉप्टर यूज करते थे यंग वुमेन और अंडर एज गर्ल्स को सेंट थॉमस से लिटिल सेंट जेम्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, ये जो मैं लिटिल सेंट जेम्स कह रहा हूँ, इसे कोई एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इसे एप्स्टीन आइलैंड के नाम से बोलेंगे। कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और एयर पर्सनल ने रिपोर्ट किया था कि वो एप्स्टीन को काफी सारी गर्ल्स के साथ देखते थे और उनमें से तो कुछ इतनी छोटी थी कि वो टीन्स में भी नहीं आती थी। टीन्स में ना आने का मतलब वो 13 साल से भी छोटी थी। इतनी छोटी छोटी लड़कियों के साथ जेफरी एप्स्टीन घूमते थे। अब सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि समझ में आ गया कि जेफरी एप्स्टीन ने एक एप्स्टीन आइलैंड ले रखा था, वहां पर बहुत इलीगल काम करते थे, लेकिन स्टीफन हॉकिंस वहां कहां से पहुंच गया? और इसका रीजन साफ है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जेफरी एप्स्टीन साइंस में हेवीली फंड करते थे और बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ अपने कनेक्शन बनाते थे पब्लिक इमेज सही करने के लिए। इसी रीजन से उन्होंने एक ग्रेविटी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था।
अब इसको जो ऑर्गेनाइजर थे वो लॉरेंस एम क्रॉस थे। लॉरेंस क्रॉस कॉस्मोलॉजी की फील्ड में बहुत ही रेपुटेड साइंटिस्ट हैं। तो इतने बड़े साइंटिस्ट जब कोई कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी काफी हो जाती है। अब इस कॉन्फ्रेंस में स्टीफन हॉकिंग को भी इन्वाइट किया गया और उनके साथ साथ 21 वर्ल्ड रिनाउंड फिजिसिस्ट भी आए थे। अब ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी ये एप्स्टीन आइलैंड पे नहीं हुई थी, उसके पास वाली जगह पे हुई थी। लेकिन एप्स्टीन ने स्टीफन हॉकिंस और बाकी रिसर्चर्स को इनवाइट किया था ताकि वो आसपास साइट सीइंग कर सके, उनके एप्स्टीन आइलैंड पे आ सके। काफी सारी फोटोज भी आई थी जिसमें देखा गया कि स्टीफन हॉकिंस उनके बोट पे जा रहे हैं। इनफैक्ट उनके लिए कस्टमाइज सबमरीन बनवाई गई थी ताकि स्टीफन हॉकिंस उनके आइलैंड का टूर कर सके। तो स्टीफन हॉकिंग की फिजिकल डिसेबिलिटी को ध्यान रखते हुए एप्स्टीन ने काफी ध्यान रखा था कि वो उस आइलैंड को अच्छे से एंजॉय कर पाए। काफी फोटोज आई थी जिसमें वो बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं। और कई सारे साइंटिस्ट ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि भले ही साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस थी लेकिन जब भी एप्स्टीन वहां पर आते थे उनके साथ हमेशा 4-5 औरतें घूमती थी। ये उनका एक ट्रेडमार्क बन चुका था। वो कहीं भी अकेले नहीं जाते तो उनके साथ हमेशा यंग गर्ल्स घूमती रहती थी, जो कि दिखाते थे कि औरतों को एक्सप्लॉइट करना उनकी जो डिजायर है वो हर जगह उनके साथ घूमती है। ही डजंट केयर कि वो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या फिर अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ये चीज हमेशा उनके साथ रहती थी। अब एप्स्टीन जब भी इन साइंटिस्ट को अपने कॉन्फ्रेंस में बुलाते थे तो वो उनको बहुत ही ज्यादा लग्जरियस स्टे देते थे, काफी टूर्स देते थे, काफी एक्टिविटीज होती थी जो कि साइंटिस्ट के लिए भी इंसेंटिव हो जाता था कि उनको इतनी बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज करने को मिल जा रही है। तो यहां से तो हिंट लग गया कि स्टीफन हॉकिंस जेफरी एप्स्टीन से कैसे मिले थे और एप्स्टीन आइलैंड के आसपास कैसे गए थे। लेकिन उनका सेक्स एलिगेशन वाली चीज में नाम ये क्या है? बेसिकली उनके ऊपर एलिगेशन ये लगा था कि एप्स्टीन आइलैंड पे वो मिजेट से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन साइन करवा रहे थे और इसमें जो मिजेट्स थी उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे। तो बेसिकली नेकेड मिजेट से वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हैं। अब ये चीज जब इंटरनेट पे वायरल हुई तो एक्सप्लोड हो गई कि इतना बड़ा साइंटिस्ट ये क्या हरकत कर रहा है। लेकिन इसकी रियलिटी के ऊपर आते कि ये चीज बाहर कैसे आई। 2024 में जो डॉक्यूमेंट अनसील्ड हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे काफी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई। लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअली में हुआ क्या। बेसिकली डॉक्यूमेंट रिजल्ट था वर्जीनिया ग्यूफ्रे के 2015 के लॉ सूट से जो मैक्सवेल के अगेंस्ट फाइल किया गया था। अब जो वर्जीनिया थी वो एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग की एक विक्टिम थी और उन्होंने ये लॉ सूट फाइल किया था। अब ये जो डॉक्यूमेंट था इसमें स्टीफन हॉकिंस का नाम 2 बार मेंशन हुआ था। अकॉर्डिंग टू पीपल मैगजीन पहला मेंशन एक 2015 के ईमेल में था जो जेफरी एप्स्टीन ने मैक्सवेल को भेजा था। इस ईमेल में एप्स्टीन का प्रपोजल था कि मैक्सवेल इशू अ रिवॉर्ड जो वर्जीनिया के एलिगेशन को फॉल्स प्रूफ करे। जेफरी एप्स्टीन थे, उन्होंने ये बोला कि ये जो मैक्सवेल के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है इसको डिस्प्रूव करना है और इसको जो डिस्प्रूव करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। साथ ही साथ स्टीफन हॉकिंग के एलिगेशन को भी डिस्प्रूव करना है कि उन्होंने अंडर एज लोगों के साथ ऑर्जी की थी। बस बात यह है कि स्टीफन हॉकिंग के ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन लगा नहीं था। इसके ऊपर बात करने वाले ही एप्स्टीन थे और वो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो स्टीफन हॉकिंग की इमेज को बचाना चाह रहे हैं। बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो ऐसे एलिगेशन में स्टीफन हॉकिंग का नाम लेकर आ रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक बहुत ही रेपुटेड फिजिसिस्ट का नाम अपने साथ जोड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि देखो ये फिजिसिस्ट जो है ये भी विक्टिम है और हम भी विक्टिम है, हमारे ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाया गया, इनके ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाया गया। तो वो खुद ही उनका नाम लेकर आ रहे हैं। और जो दूसरी बार मेंशन हुआ उसमें बेसिकली जो वर्जीनिया थे उनसे स्टीफन हॉकिंस के साथ फोटोज वगैरह मांगी गई थी। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो 2 बार स्टीफन हॉकिंग का नाम आया उसमें कहीं भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि उन्होंने एप्स्टीन आइलैंड में फीमेल्स को एक्सप्लॉइट किया है, बल्कि उनको डिफेमेशन से बचाने के लिए उनका नाम लिया गया जिसकी वजह से वो डिफेम हो गए। एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजी है कि तुम कैसे एक रिनाउंड फिजिसिस्ट का नाम बदनाम कर देते हो अपनी इमेज सही करने के लिए। लेकिन सिंपल सी बात है लोगों ने फैक्ट चेक नहीं किया और जैसे ही इस डॉक्यूमेंट से स्टीफन हॉकिंग का नाम आया पूरे सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई कि स्टीफन हॉकिंग तो भैया शायद एक ठरकी आदमी है। उन्होंने देखो औरतों को कैसे एक्सप्लॉइट किया और उनके नाम पे काफी सारा डिफेमेशन होने लग गया। इनफैक्ट काफी सारे रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि बहुत सारे इमेजेस जो स्टीफन हॉकिंग के वायरल हो गए थे वो फेक इमेजेस थी। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैला? क्योंकि लोगों के दिमाग में आया कि इतना रेप्यूटेड आदमी इतने बड़े क्रिमिनल के साथ नाम आ रहा है तो लोगों को एक वाव फैक्टर मिल गया कि ये क्या चीज हो गई। लोग काफी सरप्राइज हो गए और जो भी चीज हमको सरप्राइजिंग लगती है हम लोग बहुत जल्दी उसको शेयर करने लग जाते हैं और इस शेयर करने के चक्कर में लोगों ने डिटेल में चीजों को समझा नहीं और स्टीफन हॉकिंस के खिलाफ ये सारे एलिगेशन फैल गए। इनफैक्ट मैं खुद इस चीज का विक्टिम हूं। अपने साइंस में रिएक्शन में कई बार हम लोगों ने स्टीफन हॉकिंस और एप्स्टीन आइलैंड के ऊपर जोक बनाया हुआ है एंड आई एग्री कि हम लोगों ने इस चीज के ऊपर पूरी जांच पड़ताल नहीं की, उसको बहुत लाइटली जोक में ले लिया। बट ये जोक में लेने की चीज नहीं है। हॉकिंग वॉज अ वेल रेप्यूटेड साइंटिस्ट। यस उन्होंने अफेयर्स किए थे और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की थी जिसके ऊपर काफी लोग क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रूवन भी है। बट एप्स्टीन आइलैंड के ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हुए हैं वो प्रूवन नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो में एक ही बात से एंड करना चाहूंगा कि जेफरी एप्स्टीन एक बहुत ही मास्टरमाइंड करप्ट बिलियनियर था।
उसको ये पता था कि अपनी इमेज को इंप्रूव कैसे करना है। उसको ये पता था कि पीआर के नाम पे बड़े बड़े लोगों के साथ अपने नाम कैसे जोड़ना है। उसने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को इन्वेस्टमेंट तो दिए, लेकिन उसका पूरा फायदा भी उठाया। दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रखी है ये एकदम गलत है और लोगों को असली चीज़ पता चल सके। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।